जामुन के जूस वाली गरीब काकी। मंगल नाम के एक छोटे से गांव में एक बूढ़ी काकी अपने पोता पोती के साथ रहा करती थी और जामुन बेचकर वो उनका पेट पालती थी। एक दिन बाहर बारिश होने का मौसम होता है। तभी बेचारी बूढ़ी काकी खिड़की से बाहर की तरफ झांक के कहती है, ओह हे राम जी, ये बरसात को भी अभी होना था। अगर बरसात शुरू हो गई तो मैं जामुन बेचने कैसे जाऊंगी, और अगर जामुन नहीं बेचूंगी तो अपने पोता पोती को क्या खिलाऊंगी। दिव्यानी परेशान थी। उनको मजबूरन जामुन बेचने निकलना पड़ता है। वो गांव की गलियों में जामुन बेचती है। जामुन ले लो, जामुन, खट्टे खट्टे जामुन ले लो, जामुन, काले काले जामुन। तभी एक आदमी दिव्यानी से कहता है, अरे काकी, ये जामुन तो बड़े ही खट्टे लग रहे हैं, कितने के बेच रही हो? अरे बेटा, ज्यादा नहीं, बस 80 रुपए किलो हैं। लेने हैं तो बताओ, मैं कर देती हूँ। अरे काकी, ये क्या, इतना महंगा भला जामुन इतने महंगे हो सकते हैं क्या? देखो काकी, देने लेने वाली बात करो। अगर 50 रुपए किलो लगाती हो तो अभी ले लेता हूँ। ऐसा कहने के बाद बेचारी बूढ़ी काकी थोड़ी देर सोचती है और उसके बाद कहती है, ठीक है बेटा, अब तुझे क्या ही मोल भाव करूं, चल दे देती हूँ। बूढ़ी काकी उस आदमी को 50 रुपए में ही दे देती है, जिसके बाद वो आदमी उसे पैसे देकर वहां से चला जाता है। ऐसे ही बूढ़ी काकी बाकी के जामुन बेचने आगे निकलती है, लेकिन तभी अचानक से बारिश शुरू हो जाती है। हे राम जी, आपको तो बस बरसात करने की पड़ी रहती है, जरा भी बूढ़ी काकी के बारे में नहीं सोच सकते थे। अब मैं क्या करूं? आज तो कुछ भी पैसे नहीं कमाए मैंने। देवयानी बारिश में भीगते हुए वापस घर आ जाती है। उसे भीगा हुआ देखकर उसकी पोती राधिका उससे कहती है, अरे ये क्या दादी, आप तो बहुत ज्यादा भीग गई हो। हाँ दादी, पहले आप अपने कपड़े बदल लीजिए, नहीं तो आपको बहुत ज्यादा ठंड लग जाएगी। मेरे लिए तुमने इतना सोचा, मेरे लिए इतना ही काफी है। चलो बच्चों, अब तुम बैठ जाओ, मैं भी तुम्हारे लिए कपड़े बदल कर खाना बना देती हूँ। दिव्यानी ऐसा कहने के बाद सबसे पहले अपने कपड़े बदलती है और उसके बाद खाना बनाने की तैयारी में लग जाती है। लेकिन जैसे ही वो चूल्हा जलाने के लिए लकड़ियाँ उठाने जाती है, वो सभी लकड़ियाँ पहले ही बारिश में गीली हो चुकी थीं। ओहो, ये क्या, ये सारी लकड़ियाँ तो गीली ही पड़ी हैं। अब इन गीली लकड़ियों से खाना मैं कैसे बनाऊंगी? कुछ समझ ही नहीं आ रहा है भगवान। दिव्यानी ये सोचकर परेशान हो जाती है। तभी राधिका और राजू कुछ सूखी लकड़ियां उठाकर लेकर आते हैं और दिव्यानी को देते हुए कहते हैं, ये लो दादी माँ, जब आप जा रही थी तो हमें लगा बारिश होगी, इसीलिए हम दोनों ने मिलकर ये सारी लकड़ियां उठाकर घर में रख ली थी ताकि आप खाना बना सको। हाँ दादी माँ, और देखो, जहाँ जहाँ से पानी टपक रहा था वहाँ हमने बर्तन भी लगा दिए थे। राजू और राधिका की बात सुनकर बेचारी दिव्यानी के आंसू आ जाते हैं और वो रोते हुए अपने दोनों पोते पोती को गले से लगा लेती है। काश आज तुम्हारे माता पिता होते तो तुम्हारी ये समझदारी देखकर वो दोनों बहुत खुश होते। गांव की बूढ़ी काकी इतनी गरीबी में भी अपने पोते पोती का पेट पाल रही थी, लेकिन कड़ी मेहनत के बाद भी वो उनके लिए कुछ न कर पाती, क्योंकि जामुन गांव के लोग बहुत ही कम खरीदा करते थे, जिसकी वजह से उसकी ज्यादा कमाई भी नहीं हो पाती थी। ऐसे ही एक दिन राधिका की फ्रॉक फट जाती है और वो रोते हुए काकी के पास आती है। दादी माँ, देखो ना, मेरी फ्रॉक फट गई, अब मैं क्या करूँ? मेरे सभी दोस्त मुझे चिढ़ाएंगे। कोई बात नहीं, चलो मैं इसको अभी सिल देती हूँ। दिव्यानी राधिका की फ्रॉक को सिल देती है, जिसके बाद राधिका अपनी दादी से कहती है, दादी, मेरी सभी फ्रॉक खराब हो गई, सभी फट गई है दादी माँ, मुझे नई फ्रॉक दिलवा दो दादी माँ। अरे मेरी प्यारी बच्ची, अब मैं तुझे क्या बताऊं, मेरे पास पैसे नहीं हैं। जैसे ही मैं ज्यादा पैसे कमाऊंगी तुम दोनों के लिए नए कपड़े लाऊंगी। ये सुनकर ही राधिका बहुत ज्यादा खुश होती है।
जिसके बाद वो राजू के साथ खेलने के लिए चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ बूढ़ी काकी दूध लेने हरिहर के पास जाती है। अरे प्रणाम काकी, कैसी हो? मैं ठीक हूँ हरिहर बेटा, बस आज थोड़ा दूध उधार दे दो, कुछ दिन बाद मैं तुम्हें पैसे दे दूंगी। 8 महीने तो हो ही गए हैं काकी, अभी तक 1 रुपया अपने नहीं चुकाया। जामुन के भरोसे रहोगी तो ऐसा ही होगा। कुछ और काम करो काकी, तभी तो पैसे चुका पाओगी। अब क्या करूं बेटा, तुम ही बताओ, पैसे हैं नहीं कुछ भी करने के लिए। मैं तो कहता हूँ कि आप जामुन का जूस बेचना शुरू कर दो। काली गांव में कोई जूस वाला नहीं है, सभी लोग आपसे जूस खरीदने जरूर आएंगे। देवयानी ये सुनकर सोच में पड़ जाती है, जिसके बाद वो उधार दूध लेकर वापस घर आ जाती है और पूरी रात इसी के बारे में सोचती रह जाती है। अगले दिन फिर वो फैसला करती है, ऐसे कब तक मैं 10-20 रुपए के लिए इतनी मेहनत करूंगी। मुझे अपने पोते पोती की जिंदगी बनानी है, उन्हें पढ़ाना लिखाना है और ये सब करने के लिए मुझे पैसों की जरूरत होगी। इसीलिए मैं अपने कानों की बालियां बेचकर जूस की मशीन लेकर आऊंगी। देवयानी ऐसा सोचकर अपने कानों की सोने की बालियां बेच देती है, जिससे उसे मशीन लाने लायक पैसे मिल जाते हैं। वो उन पैसों से जूस मशीन लेकर आती है, जिसके बाद वो अपनी जामुन से जूस निकालती है और सबसे पहले राजू और राधा को पीने के लिए देती है। इसकी शुरुआत तुमसे, चलो पीकर बताओ ये कैसा बना है। अरे वाह, ये तो बहुत स्वादिष्ट है। दादी माँ, आज तो मजा ही आ गया। दादी माँ, और दो ना, ये तो बहुत ही अच्छा है। ऐसा जूस तो मैंने पहले कभी भी नहीं पिया। वाह जी वाह। ये सुनकर देवयानी बहुत खुश होती है और उस दिन के बाद से वो गांव में एक टेबल के ऊपर मशीन रखकर जामुन का जूस निकालती है और उसे बेचना शुरू कर देती है। जामुन के जूस का जैसे ही गांव वालों को पता चलता है, सभी एक के बाद एक आते जाते हैं और उससे जूस खरीदना शुरू कर देते हैं। अरे वाह, कमाल ही हो गया। ये तो बहुत ही कमाल की चीज है, बहुत ही स्वादिष्ट है। आखिर ये आइडिया आया कहाँ से काकी आपको? बस किसी सही बेटे ने मुझे सही रास्ता बताया। जामुन का जूस इतना स्वादिष्ट भी हो सकता है, ये मैंने कभी नहीं सोचा था। लाओ काकी, एक गिलास और पिला दो, अपने हाथों का ताजा ताजा जामुन का जूस। सावित्री के कहने पर देवयानी उसे एक गिलास और जूस दे देती है। उस दिन देवयानी अपनी रोजाना की कमाई का 10 गुना कमाती है और बहुत खुश होती है। आज तो मैं अपने दोनों बच्चों के लिए कपड़े लेकर आऊंगी, वो दोनों बहुत खुश होंगे। देवयानी ऐसा सोचकर बाजार जाती है और अपने पोते पोती के लिए कपड़े और अच्छा अच्छा खाना और कुछ खिलौने भी खरीद लेती है। जिसके बाद वो ये सारा सामान लेकर घर लौट आती है और अपनी पोती पोती को खिलौने, नए कपड़े और खाना देती है। वाह दादी माँ, ये कपड़े तो बहुत ही प्यारे हैं और खिलौने भी अच्छे हैं दादी माँ। आज आपके पास इतने पैसे कहाँ से आए दादी माँ? आज मैंने जामुन का जूस बेचा और अब से मैं यही बेचा करूंगी। उस दिन के बाद से गांव की बूढ़ी काकी सभी को अपने हाथों का बनाया हुआ जूस पिलाती है और अच्छा खासा कमा कर अपने पोता पोती की देखरेख करती है। देखते ही देखते बूढ़ी काकी की सारी परेशानियां खत्म हो जाती हैं और वो अब अपनी मिक्स फ्रूट जूस की शॉप खोल लेती है, जिसमें हर प्रकार के जूस वो बेचा करती। कुछ ही साल बाद उसके पोता पोती पढ़ लिख कर बड़े हो जाते हैं। राजू अब पुलिस ऑफिसर बन जाता है, वहीं राधिका पढ़ाई पूरी करके डॉक्टर बन जाती है और वो दोनों अपनी बूढ़ी दादी के साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। माँ, बाबा, मुझे आपसे एक बात कहनी है। मैंने शहर की एक बड़ी कंपनी में इंटरव्यू दिया था और उस इंटरव्यू में मैं पास हो गया हूँ और मेरी वहाँ जॉब लग गई है, इसलिए मैं जॉब के लिए शहर जाना चाहता हूँ। क्या शहर? लेकिन बेटा, तू कभी भी इतनी दूर नहीं गया है, तू इतनी दूर वहाँ कैसे रहेगा? अब हमारा वीर बड़ा हो गया है, ये अपना ख्याल खुद रख सकता है। हाँ माँ, बाबा ठीक कह रहे हैं, मैं अपना ख्याल खुद रख सकता हूँ, आप फिक्र मत कीजिए। वीर फूलवंती और गोविंद का इकलौता बेटा होता है, इसीलिए फूलवंती उसके शहर जाने पर थोड़ा परेशान होती है। अपने पति और बेटे के बार बार कहने पर वो अपने बेटे को शहर भेजने के लिए तैयार हो जाती है और कुछ ही दिनों में वीर शहर के लिए निकल जाता है, जहां वो अपनी कंपनी में बहुत अच्छे से काम करता है। वीर जिस कंपनी में काम करता था, वहां उसकी मुलाकात उसकी कंपनी के बॉस की बेटी निशा से होती है। वीर और निशा साथ मिलकर काम करते थे, जिसकी वजह से इनकी बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है
और धीरे धीरे इनकी दोस्ती प्यार में बदल जाती है। निशा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी तरह उतना अमीर नहीं हूँ। क्या तुम मेरे साथ खुश रह पाओगी? वीर, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तुम मेरी तरह अमीर नहीं तो क्या हुआ, मैं फिर भी तुम्हारे साथ बहुत खुश रहूंगी। निशा की बातें सुनकर वीर की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो उससे गले लगा लेता है। जिसके बाद कुछ ही दिनों के अंदर वीर निशा से एक मंदिर में शादी कर लेता है। जिसके बाद वो निशा को अपने गांव लेकर जाता है। निशा बहुत अमीर घर से होती है, इसीलिए वो वीर के साथ उसके गांव अपनी गाड़ी से ही जाती है। वीर, क्या ये तुम्हारा गांव है? यहाँ तो हर तरफ धूल ही धूल है। यहाँ कितना ज्यादा पॉल्यूशन है। निशा, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि मैं गांव का रहने वाला हूँ और गांव ऐसा ही होता है। वीर निशा बात कर ही रहे होते हैं कि वीर का घर आ जाता है। जिसके बाद वीर गाड़ी से उतरकर निशा को गाड़ी से उतरने के लिए कहता है। निशा, मेरा घर आ गया है, अब तुम गाड़ी से उतर जाओ। वीर, मैं यहाँ उतरूंगी इतनी गंदगी में? तुम क्या पागल हो गए हो? अगर मैं यहाँ उतरूंगी तो मेरी सैंडल्स खराब हो जाएंगी। तुम्हें पता भी है मेरी सैंडल्स कितनी एक्सपेंसिव हैं। निशा, आई नो तुम कभी ऐसी जगह पर नहीं आई हो, लेकिन ये तुम्हारा ससुराल है, तुम्हें यहाँ एडजस्ट करना ही होगा। वीर निशा को समझा ही रहा होता है कि तभी घर के बाहर वीर की माँ और बाबा आ जाते हैं। वीर, तू यहाँ? और ये लड़की कौन है? माँ, इसका नाम निशा है और ये मेरी कंपनी की बॉस की बेटी है। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, इसलिए हम दोनों ने शादी कर ली। क्या तूने हमें बिना बताए शादी कर ली? तुझे हमने शहर इसलिए भेजा था कि तू वहाँ जाकर किसी भी लड़की से शादी कर ले। माँ, निशा बहुत अच्छी लड़की है। मैं और निशा एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, इसलिए हमने शादी कर ली। अब जो हो गया सो हो गया, हम उसे बदल नहीं सकते। तुम बहू का गृह प्रवेश करो। गोविंद और अपने बेटे के कहने पर फूलवंती अपने बेटे को माफ कर देती है और उसकी शादी को मंजूर कर लेती है। जिसके बाद वो घर के अंदर जाती है और पूजा की थाली सजा कर लेकर आती है। बहू, गाड़ी से नीचे उतर जाओ, मुझे तुम्हारा गृह प्रवेश करना है। सॉरी सासू मॉम, मैं नीचे नहीं उतर सकती। अगर मैं नीचे उतरी तो मेरी सैंडल्स खराब हो जाएंगी। निशा, तुम माँ के सामने कैसी बातें कर रही हो? माँ, तुम्हारा गाड़ी में तो गृह प्रवेश करेंगी नहीं। गृह प्रवेश के लिए तो तुम्हें नीचे ही उतरना पड़ेगा। मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि मैं नीचे उतरकर इतने महंगे सैंडल्स खराब नहीं करूंगी। अपनी बहू की ऐसी बातें सुनकर गोविंद अपने घर के पीछे जाता है और वहां से अपनी गाय को लेकर आता है। निशा बहू, तुम एक काम करो, तुम इस गाय पर बैठ जाओ और घर तक आ जाओ, जिससे तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी और तुम्हारा गृह प्रवेश भी हो जाएगा। क्या मैं इस गाय पर बैठूं? अगर मैं गिर गई तो? तुम नहीं गिरोगी, टेंशन मत लो, मैंने तुम्हें पकड़ा हुआ है। निशा गाय पर बैठ जाती है और गाय पर बैठकर अपने ससुराल तक पहुंचती है, जहां उसका गृह प्रवेश किया जाता है। निशा शहर की रहने वाली लड़की है जो बहुत मॉडर्न होती है। निशा के ख्यालात भी उसकी तरह ही मॉडर्न होते हैं, जिस वजह से उसे गांव के माहौल में रहने में काफी परेशानी होती है। बहू, तुम जब से शहर से आई हो तब से तुम इन शहरी कपड़ों में ही हो। ये लो, मैं तुम्हारे लिए ये साड़ी लेकर आई हूँ। तुम्हारे इस गोरे रंग पर ये खूब रंग जमेगा। क्या मैं साड़ी पहनूं? आपने इस साड़ी की क्वालिटी देखी है? कितनी हल्की है। मैंने कभी भी अपनी लाइफ में इतने हल्के कपड़े नहीं पहने हैं, वो भी इतनी घटिया क्वालिटी के। निशा इतना कहकर वहां से चली जाती है। अपनी बहू के मुंह से ऐसी बातें सुनकर फूलवंती की आंख में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वो किसी से कुछ नहीं कहती और ऐसे ही दिन गुजरने लगते हैं। हाय, मेरी कमर तो आज टूट गई। बहू, मैंने गोबर से घर की जमीन लीपी थी, मैं तुम्हें बताना भूल गई। क्या? गोबर? छी! अपने घर के फर्श पर गोबर कौन लगाता है? बहू, गोबर तो हमारे गांव के सभी लोग अपने घर की जमीनों पर लगाते हैं। इससे घर में ठंडक रहती है और कोई कीड़े मकोड़े भी नहीं आते हैं। ओह गॉड, मैं किन अनपढ़ों के बीच फंस गई। क्या हुआ निशा? और ये तुम्हारी कपड़ों पर गोबर क्यों लगा हुआ है? तुम्हारी माँ की वजह से। भला अपने घर के फर्श पर गोबर कौन लगाता है? ये तुमने किस जगह और किन अनपढ़ों के बीच लाकर फंसा दिया है मुझे। निशा, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? मैंने तुमसे कुछ छुपाया नहीं था, मैं तुम्हें सब बता रखा था कि मैं किस परिवार से हूँ, तो अब ये बातें क्यों? बेटा, बहू को कुछ मत कहो, ये मेरी ही गलती है। उसको मैंने कुछ नहीं बताया। अभी वो नई है, उसको यहाँ के माहौल में ढलने में समय लगेगा।
वीर का ससुराल निशा को समझने की कोशिश कर रहा था, लेकिन निशा बिल्कुल भी नहीं समझ रही थी। वो अपने शहर के माहौल से निकलना ही नहीं चाहती थी, जिस वजह से हर रोज निशा अपने ससुराल वालों से लड़ा करती थी और उन्हें ताने दिया करती थी। और ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं कि तभी एक दिन वीर का एक बाइक के साथ एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट में वीर काफी घायल हो जाता है। वीर को घायल देख गांव वाले वीर को उसके घर लेकर आते हैं। अपने पति की ऐसी हालत देखकर निशा रोने लगती है। ये आपको क्या हो गया? आप लोग इन्हें डॉक्टर के पास क्यों नहीं लेकर गए? बहू ये गांव है, यहाँ दूर दूर तक कोई भी हॉस्पिटल नहीं है। तभी अपने बेटे की ऐसी हालत देखकर फूलवंती भागी भागी जाती है और कुछ औषधियों से एक लेप बनाकर लाती है और उसे अपने बेटे के घाव पर लगाती है। ये आप इन्हें क्या लगा रही हैं? इससे इन्हें इन्फेक्शन हो गया तो? आपको थोड़ी बहुत भी समझ नहीं है क्या? आप क्या खुद को डॉक्टर समझ रही हैं? बेटा ये औषधि है, डॉक्टर की दवाई से ये बहुत अच्छी है। तुम देखो वीर इस औषधि से ठीक हो जाएगा। फूलवंती इतना बोल ही रही होती है कि तभी औषधि का असर होता है और वीर को होश आ जाता है, जिसे देखकर निशा बहुत खुश हो जाती है और उसे अपनी गलती का एहसास भी हो जाता है। जिसके बाद वो अपनी सास ससुर से माफी मांगती है। माँ जी, बाबूजी, आप दोनों मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपको हमेशा भला बुरा कहा। आप लोगों के गांव से होने की वजह से मैंने हमेशा आपका मजाक उड़ाया, लेकिन अब मुझे मेरी गलती का एहसास हो चुका है। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम शहर की हो, तुम्हें गांव के माहौल में ढलने में समय लगेगा। तुम हमसे माफी मत मांगो, हमने तुम्हें अपनी बेटी माना है और एक बेटी ऐसे माफी मांगते हुए अच्छी नहीं लगती। अपनी सास की ऐसी बातें सुनकर निशा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो अपनी सास के गले लग जाती है, जिसके बाद निशा धीरे धीरे गांव के माहौल में ढलने लगती है, खुशी खुशी अपने ससुराल में रहने लगती है।